नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए हम प्रमुख तौर पर बात करेंगे ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग की, जिसका आज 11वां दिन है। और इस जंग से जुड़ी क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही है, हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे अगले आधा घंटे में। लेकिन मुख्य तौर पर किन खबरों पर रहेगी नजर, एक नजर टॉप लाइन्स पर। ईरान इजराइल संघर्ष कब तक? जी हां, ये सवाल इस वक्त लगातार बना हुआ है, क्योंकि आज ईरान इजराइल संघर्ष का 11वां दिन है। और ये संघर्ष अभी और कितने दिन चलेगा और कौन कौन से देश इसमें शामिल होते रहेंगे, इस पर अभी सवाल लगातार बना हुआ है, क्योंकि अमेरिका कहीं ना कहीं संघर्ष में आ चुका है। इसी के साथ मुख्य तौर पर बात होगी यूएनएससी को लेकर। जी हां, जहां पर तमाम देशों की तरफ से कहा गया कि शांति बल से नहीं बल्कि वार्ता से आती है। सीधे तौर पर रूस और साथ ही चीन ने अमेरिका को दो टूक जवाब दिए हैं। क्या कुछ जवाब दिया गया है यूएनएससी की इस बैठक में, बताएंगे विस्तार से आपको। साथ ही और तमाम देशों ने यूएनएससी की इस बैठक में क्या कुछ कहा है, क्या कुछ अपने विचार रखे, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इसके साथ ही तीसरी खबर की अगर हम बात करें तो ये है ऑपरेशन सिंधु से जुड़ी। जी हाँ, ईरान से भारतीयों की वतन वापसी का जो ये सिलसिला है वो लगातार जारी है। और अभी तक अगर हम देखें तो 1500 से ज्यादा भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश वापसी भारत सरकार करा चुकी है। और ये जो वतन वापसी है ये अभी भी लगातार जारी है ऑपरेशन सिंधु के जरिए। लेटेस्ट क्या कुछ अपडेट है इस खबर से जुड़ी, बताएंगे विस्तार से। तो ईरान इजराइल के बीच शुरू हुआ युद्ध को आज 11वां दिन है। ये जंग 13 जून को शुरू हुई थी और अभी तक के जंग में दोनों देशों में जान माल का भारी नुकसान हुआ है। लेकिन इस जंग में बीती रविवार को एक नया मोड़ भी आया, जब अमेरिका भी खुले तौर पर इस जंग में शामिल हो गया। अमेरिका ने ईरान पर हमला करते हुए उसके 3 परमाणु स्थलों को अपना निशाना बनाया, जिनमें फोर्डो, नतांज और इस्फहान इसमें शामिल हैं। इस हमले के बाद ईरान ने भी पलटवार किया और इजराइल पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। इजराइल के कई शहरों में सायरन भी सुनाई दिए गए। तो वहीं ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई का बड़ा बयान भी सामने आया। क्या कुछ कहना है ईरान के नेता खामेनेई का, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं इजराइल ने ईरान पर जो हमला किया है। तो ईरान इजराइल जंग का आज 11वां दिन है और इसके साथ ही आपको बता दें कि इजराइल पर ईरान की तरफ से ये पलटवार किया गया और कई मिसाइलें दागी गई हैं, बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, जिसमें खासतौर पर अगर हम देखें तो तेल अवीव, हाइफा और इसके साथ इजराइल के कई और शहरों को अपना निशाना ईरान की तरफ से बनाया गया है। 20 से ज्यादा ठिकानों पर ईरान ने ये हमले किए हैं। इसके साथ ही इजराइल के कई शहरों में सायरन की भी आवाज सुनाई दी गई है। इजराइल के कई शहरों में सायरन बजा है और उसकी आवाजें सुनाई दी गई है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो ये तो बात रही ईरान की तरफ से जो पलटवार किया गया है इजराइल के ऊपर। इसके साथ ही इजराइल को सजा देने की कसम खाई गई है। आइए एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। दरअसल आपको बता दें कि ईरान के सर्वोच्च नेता हैं खामेनेई और उनकी तरफ से एक बड़ा बयान इस वक्त सामने आया है इजराइल को लेकर। ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल ने बड़ी गलती कर दी है, इस हमले को लेकर के उन्होंने कहा है। और साथ ही कहा कि इजराइल को सजा जरूर मिलनी चाहिए और साथ ही उन्होंने कसम भी खाई है उसको सजा देने की। इजराइल को सजा जरूर मिलनी चाहिए, ये बात कही गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जो भी चीजें इस वक्त सामने आई हैं, ये जंग जो है दुश्मन ने एक बड़ी गलती कर दी है। सीधे तौर पर सर्वोच्च नेता खामेनेई की तरफ से ये बयान इस वक्त सामने आया है और उन्होंने कहा है कि इजराइल ने बड़ी गलती कर दी है। और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी बयान इस वक्त सामने आया है, जहां क्या हॉर्मुज स्ट्रेट जो है वो बंद होगा, क्योंकि कई देशों का रास्ता है ये। ईरानी संसद में इस प्रस्ताव को पारित इस वक्त किया गया है हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर के, और शीर्ष सुरक्षा परिषद अब अंतिम निर्णय लेगी इस पर कि उसको बंद किया जाए या नहीं, क्योंकि अगर इसे बंद किया जाता है तो इसका सीधा असर कई सारे देशों पर पड़ेगा। साथ ही तेल की कीमतों में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। हालांकि अभी की अगर हम बात करें तो अभी भी काफी अंतर देखने को मिल रहा है। और बंद होने की खबर जब सामने आई है, हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने की जैसी खबर सामने आई तो पूरी दुनिया में खलबली मच चुकी है। ट्रांजिट रूट से 25% ग्लोबल ऑयल जो है वो बंद हो जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं कई सारे प्रमुख देशों पर
सीधे तौर पर असर होगा और स्ट्रेट बंद करने की वजह से टकराव की स्थिति और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि अलर्ट पर है इस वक्त अमेरिका की 5th फ्लीट जो है वो इस वक्त अलर्ट पर है इस खबर को लेकर के। साथ ही वैश्विक बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड का अगर रेट की हम बात करें तो $80 के वो पार अभी तक हो चुका है। और साथ ही अमेरिकी कच्चा तेल भी इस वक्त $76.73 तक पहुंच चुका है, यानी कि तेल में जो उछाल है वो अब आना शुरू हो चुका है। लेकिन इसके साथ ही शेयर मार्केट में भी काफ़ी असर इसका देखने को मिला है। एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। ये शेयर मार्केट के असर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि कहीं ना कहीं काफ़ी डाउन होता हुआ शेयर मार्केट कई सारे उस पर नज़र आ रहा है। तो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अगर हम बात करें तो शेयर मार्केट पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है। जो ये जंग चल रही है और इस जंग के 11 दिन हो चुके हैं, 11वां दिन है आज इस जंग का, लेकिन अभी तक कोई भी एक मुख्य रूप से हम देखें तो कोई विराम लगता हो फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, और बल्कि उल्टा अमेरिका और इसमें शामिल होता हुआ नजर आएगा। तो शेयर मार्केट पर हम आपको बता रहे हैं कि शेयर मार्केट इस वक्त हराम होता हुआ नजर आ रहा है इस खबर की वजह से। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि इजराइल को सजा देने की कसम खाई है, और ये पोस्ट इस वक्त किया गया है जहां लिखा गया है कि ज़ायोनी दुश्मन ने एक बड़ी गलती की है, एक बड़ा जुर्म किया है, और साथ ही कहा है कि उसे सजा दी जानी चाहिए। और साथ ही इसमें खामनेई की तरफ से कहा गया है कि उसे सजा दी जा रही है और उसे अभी और सजा दी जाएगी। ये बात खामनेई की तरफ से, जो ईरान के सर्वोच्च नेता हैं खामेनेई, उनकी तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये पोस्ट साझा करके एक ये बड़ा बयान इस वक्त दिया गया है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि इजराइल की तरफ से भी बमों से हमला इस वक्त किया गया है ईरान के ऊपर। इजराइल किस तरीके से हमला किया है वो आपको बता दें, और इसकी जानकारी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए दी भी गई है। इजराइल ने बमों से हमला किया है और साथ ही एक्स पर यह जानकारी दी है, जिसमें बताया कि 20 इजरायली फाइटर जेट्स की तरफ से ये हमला किया गया है। और इसमें अगर हम देखें तो कुल मिलाकर निशाने पर 3 जगह थी, जिसमें कैसरमानशाह, हमदान और तेहरान, इन 3 जगह पर इस वक्त हमला ईरान के ऊपर किया है इजराइल की तरफ से। और साथ ही ईरान के जो सैन्य ठिकाने हैं उनको भी इजराइल ने अपना निशाना बनाया है। साथ ही आपको बता दें कि ईरान में अभी तक के आंकड़े की अगर हम बात करें तो 900 से ज़्यादा मौतें ईरान में हो चुकी हैं। इसके साथ ही इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया है, और उन्होंने अपना बड़ा बयान देते हुए कहा है कि टारगेट पूरा होने तक ये सैन्य अभियान जारी रहेगा। ये बड़ा बयान इस वक्त नेतन्याहू की तरफ से सामने आया है। लेकिन इसके साथ ही इजराइल की अगर हम बात करें तो इजराइल में जब ईरान की तरफ से हमले किए गए तो इजराइल के कई सारे शहरों में सायरन की आवाज़ सुनाई दी गई है, जो इस तस्वीर के माध्यम से आपको सुनाई भी दी रही होगी। तो ये आवाज़ इजराइल के कई शहरों में सुनाई दी गई है। जब ईरान की तरफ से हमले किए गए तो कई सारे शहरों में इजराइल के ये आवाज़ सुनाई दी गई है। और साथ ही हम आपको तस्वीरें भी वहाँ की दिखा रहे हैं, वहाँ की जो लेटेस्ट तस्वीरें इस वक्त सामने आई है। तो इजराइल में सायरन की आवाज़ गूंजती हुई नजर आई है। लेकिन कहीं ना कहीं इस जंग की अगर हम बात करें तो इस जंग से दोनों ही देशों को काफ़ी जान और माल का नुकसान दोनों पर हो रहा है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि इस वक्त मागा की तर्ज पर मीगा की अपील इस वक्त अमेरिका की तरफ से की गई, जिसमें कहा है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की तर्ज पर मेक ईरान ग्रेट अगेन। ट्रंप ने सीधे तौर पर ट्रुथ सोशल पर यह बात लिखी है और कहा है कि मेक ईरान ग्रेट अगेन पर काम कीजिए। मेक ईरान ग्रेट अगेन का नारा इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया। हालांकि आपको याद होगा कि इससे पहले अमेरिका को लेकर उन्होंने इस तरीके का नारा दिया था और कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने कि अगर ईरान मीगा नहीं कर सका तो बदलाव जरूरी है। तो सत्ता में बदलाव की बात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही जा रही है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि अमेरिकी हमले में फोर्डो परमाणु साइट जो है वो तबाह हो गई है ईरान की, और सीधे तौर पर ट्रंप ने कहा है कि ईरान के अहम ठिकाने जो हैं उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात खुद कही है और ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने कहा है। इसके साथ ही ट्रंप ने इस अभियान को सैन्य रूप से शानदार सफलता इसको बताया है। तारीफ करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए अपनी टीम की। इसके साथ ही ईरान में सत्ता परिवर्तन की भी पैरवी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई है। ट्रंप ने ट्रुथ प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है ट्रुथ, उस पर ये बात कही गई है और साथ ही कहा है कि मेक ईरान ग्रेट अगेन। अमेरिका गृह सुरक्षा विभाग की तरफ से भी अलर्ट इस वक्त देखने को मिला है। कैसे, वो भी एक नजर डालेंगे, जहां आपको बता दें कि देश में साइबर हमले या फिर हिंसा का खतरा भी इस वक्त मंडराता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है।
तो सीधे तौर पर ये अलग अलग बयान इस वक्त सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही अमेरिकी हमलों से ईरान इस वक्त दहल गया है, जहां ईरानी परमाणु ठिकानों पर सीधे तौर पर ये हमले किए हैं। तो अमेरिकी हमलों से बीते कल की हम बात कर रहे हैं, जहां बीते कल ये हमला हुआ था और 3 परमाणु ठिकानों पर ये हमले किए गए। B-2 बॉम्बर से ये हमला अमेरिका की तरफ से किया गया, जिसमें फोर्डो, नतांज और इस्फहान से में स्ट्राइक की गई अमेरिका की तरफ से। इसके साथ ही B-2 बॉम्बर की कई अपनी बेजोड़ खासियत भी इस वक्त सामने आई है। क्या कुछ खासियत है वो भी आपको बताते हैं, जहां आपको बता दें कि अमेरिका के सबसे घातक बॉम्बर में इसका नाम शुमार है और ये सबसे इसकी ज़्यादा खासियत है, दुश्मन को नजर आए बिना ही ये हमला करने में सक्षम है। दुश्मन को ये नजर भी नहीं आएगा और हमला करके वापस आ जाएगा। किसी रडार की पकड़ में भी ये नहीं आता है। इसके साथ ही अमेरिका के पास में आपको बता दें कि 20 B-2 बॉम्बर है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अखिलेश इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा अपडेट उनसे लेते हैं। अखिलेश, सीधे तौर पर आज 11वां दिन ईरान इजराइल के इस जंग का, लेकिन इसमें नया मोड़ बीते रविवार को आया जब अमेरिका की भी एंट्री इसमें हो गई। और लेकिन सीधे तौर पर खामनेई की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि इसका बदला लिया जाएगा और जो दुश्मन ने का ईरान हरकत की, दुश्मन का हम पूरी तरह से जवाब देंगे, ये बात खामनेई कह रहे हैं। हाँ, देखिए, निश्चित तौर पे किसी पर हमला होता है तो इस बात को जरूर कहेगा कि बदला लिया जाएगा, और खामनेई जो बोल रहे हैं निश्चित तौर पे वो उस भावना के अनुरूप है। लेकिन देखिए, इजराइल के जो संघर्ष है उस इलाके के तकरीबन सभी देशों से हो चुके हैं, चाहे वो लेबनान हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो मिस्र हो, सभी देशों के साथ इजराइल की लड़ाई चली है, जंग चली है बाकायदा। और उस जंग के बाद कह सकते हैं कि इजराइल ने सारे जंगों में विजय पाई है और उसके बाद वहां उस इलाके में इजराइल के साथ शांति हुई है। इजराइल का टारगेट अमेरिका ईरान क्यों है? क्योंकि ईरान एकमात्र ऐसा देश है जो 1979 में 79 में जब इस्लामिक क्रांति वहां हुई, उसके बाद इस्लामिक क्रांति के बाद उन्होंने यह घोषणा की कि इजराइल को एग्जिस्ट करने का अधिकार नहीं है, और वो इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी डेथ टू अमेरिका ये भी बोलना शुरू कर दिए। तो निश्चित तौर पे ईरान ने अपने लिए इस तरह के प्रोवोकेटिव बयान देकर ईरान ने अपने खिलाफ अमेरिका को भी खड़ा कर लिया और इजराइल को भी खड़ा कर लिया, जबकि इजराइल और ईरान का बॉर्डर मिलता नहीं है, बीच में इराक आता है। तो ऐसे में निश्चित तौर पे एक महत्वपूर्ण कदम है ईरान और इजराइल के बीच का, और जो रणनीतिक जो लगता है कि रणनीतिक तौर पे इजराइल इस बार चाहता है कि ईरान के साथ उनकी फाइनल सेटिंग हो जाए, ईरान के साथ फाइनल लड़ाई हो जाए, ताकि ईरान भी जो एकमात्र उस इलाके का एक बड़ा देश है जो लगातार इजराइल के खिलाफ बोलता रहता है, इजराइल के खिलाफ जो भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को मदद करते रहता है सारे, चाहे वो हिजबुल्लाह हो या हुती हो, सारे जो हमास हो, सारे के तार ईरान से जुड़े हुए होते हैं। इसलिए इजराइल ने बहुत सोच समझकर इस बार हमला किया और उसको मौका मिल गया अक्टूबर 7 के घटना का, जिसमें कि हमास ने जाकर वहां बहुत सारे लोगों को बंधक बनाया, बहुत सारे लोगों को मार दिया। तो वही लड़ाई अभी तक जारी है और अमेरिका के साथ भी यह मौका था कि अमेरिका इस बार ईरान के पास जो परमाणु हथियार है, जो परमाणु हथियार के करीब वो जाने की स्थिति में है, उस परमाणु हथियार को करीब होना जा पाए और पूरी तरह से उसका निरस्त्रीकरण कर दिया जाए। तो इसी हिसाब से सारी चीजें चल रही है। देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बैठक हुई, उसमें जो होता है यूनाइटेड नेशन। अखिलेश, यूएनएससी की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज और आपसे जानना चाहते हैं, लेटेस्ट जो हमले अभी दोनों देशों की तरफ से एक दूसरे पर किए गए हैं, उसके बारे में थोड़ा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। हाँ, देखिए, लेटेस्ट जो हमले हो रहे हैं उसमें लेटेस्ट हमले में निश्चित तौर पे यही बात है कि ईरान अपनी तरफ से हमले कर रहा है इजराइल पे और इजराइल की तरफ से भी हमले हो रहे हैं, दोनों तरफ कोलेटरल डैमेज हो रहा है। निश्चित तौर पे ईरान ने अपने यहाँ बंकर ज्यादा नहीं बनाए हैं, इसलिए ईरान को मानवीय क्षति ज्यादा हो रही है, वहां के ज्यादा लोग मर रहे हैं, 300 के करीब लोग मर रहे हैं, उससे ज्यादा भी संख्या हो सकती है। इजराइल में अभी भी मरने वालों की संख्या जो बताई जा रही है आधिकारिक तौर पर वो 30 से ज्यादा नहीं है। तो अब इजराइल ने चूंकि हर घर के बगल में बंकर बनाए हैं और वो बंकर काफी उनके पुरानी तैयारी उनकी बंकर बनाने की रही है, इसलिए इजराइल में मानवीय क्षति नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पे इस बार जो इजराइल को जो भुगतना पड़ रहा है कि अभी तक उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे इस तरह की चोट किसी ने नहीं पहुंचाई थी, चाहे वो इस मिस्र से लड़ाई का हो, चाहे वो लेबनान से या सीरिया से जब भी संघर्ष हुआ, लेकिन उनके जो सेंट्रल सिटीज है जैसे तेल अवीव हो या जेरूसलेम हो, हाइफा हो, इन सारे सिटीज पे इस तरह के हमले नहीं हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस नहीं हुआ। तो निश्चित तौर पे इजरायली जनता भी अंदर से काफी दहली हुई है, भयभीत है। लेकिन जिस तरह की तैयारी इजराइल ने की है, लगातार वो लंबी तैयारी, वो उनकी तैयारी लगातार ही रहती है ईरान के खिलाफ, और अमेरिका जब कूद गया है तो निश्चित
तौर पे इजराइल को बड़ी ताकत मिली है और ये ईरान के लिए निश्चित तौर पे एक खतरे की घंटी है कि उन्हें एक तय करना होगा कि किस तरीके से वो इस मसले से बाहर निकले और एक लिविंग रिलेशनशिप इजराइल और ईरान के बीच में स्थापित हो। इसके साथ ही अखिलेश, एक खबर और सामने आई है, हार्मुज स्ट्रेट को लेकर के उसे बंद करने की बात कही जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं सीधे तौर पर तेल की कीमतों पर खासा असर होगा, कई देशों पर इसका असर होगा। और वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो शेयर मार्केट पर भी इस जंग का सीधा असर देखने को मिलता है। देखिए, निश्चित तौर पे हार्मुज स्ट्रेट एक है दुनिया का बहुत ही महत्वपूर्ण वो गलियारा कह सकते हैं आपके समुद्र में है। उस गलियारे से दुनिया भर के जहाज तेल और गैस लेकर गुजरते हैं। उसके पैरेलल आप कहें कि उस तरीके से मलक्का स्ट्रेट है जो साउथ ईस्ट एशिया की तरफ से गुजरता है, दोनों महत्वपूर्ण है। तो ये हार्मुज स्ट्रेट का बंद किया जाना निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा कदम होगा ईरान की तरफ से, और ईरान हो सकता है कि 1-2 दिन के लिए इसे बंद करने की कोशिश करे, क्योंकि ईरान के सामने जो चुनौती है वो चुनौती उसके पूरे अपने नेशनल सॉवरेनिटी और राष्ट्रीय जो गरिमा है, उस गरिमा के पर उसने पाया है कि खतरा हुआ है, उसके उत्पन्न हुआ है अमेरिकी हमले की वजह से। तो निश्चित तौर पे लगता है कि ईरान कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। लेकिन जो बड़े देश है जैसे चाइना के बहुत सारे जहाज उस इलाके से गुजरते हैं। चाइना का बहुत बड़ा फ्यूल का भंडार जो है वो ईरान से जाता है बहुत सारे देशों। तो निश्चित तौर पे चाइना की तरफ से एक प्रयास हो सकता है। वो प्रयास किस तरीके से होगा, क्या रेस्पेक्टेबल तरीका बन सकता है जिससे कि ईरान को भी सहूलियत हो। लेकिन निश्चित तौर पे अगर ये बनता है तो अमेरिका की तरफ से कुछ और कार्रवाई की जा सकती है उस इलाके को फ्री करने के लिए। तो यह एक नई चुनौती है ईरान के सामने कि उन्हें अपनी इज्जत भी बचानी है और उन्हें अमेरिकी हमले के एक बार फिर सामना करने की स्थिति, चुनौती उनके सामने खड़ी है। जी बिल्कुल, फिलहाल इस खबर पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा और एक एक अपडेट हम तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ अगली महत्वपूर्ण खबर इसी से जुड़ी हुई, जहां आपको बता दें कि यूएनएससी में अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए हवाई हमलों को लेकर के तीखी बहस हुई है, जहां रूस, चीन और पाकिस्तान ने तत्काल और बिना शर्त युद्ध विराम के लिए प्रस्ताव पेश किया है, जिस पर अमेरिका ने कहा कि ईरान का परमाणु हथियार कार्यक्रम अस्वीकार्य है। तो वहीं रूस ने इन हमलों को खतरनाक और अस्वीकार्य बताया है। रूस और चीन ने अमेरिका द्वारा किए गए इन हमलों की कड़ी निंदा की है। चीन ने साफ तौर पर संयुक्त राष्ट्र राजदूत फू लॉन्ग ने इस दौरान कहा है कि पश्चिम एशिया में शांति बल के इस्तेमाल से नहीं लाई जा सकती। वर्तमान में संवाद और बातचीत ही समाधान का सही रास्ता है। अब संयुक्त राष्ट्र में किस देश ने क्या कहा है वो सब आपको बताएंगे, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं यूएनएससी की स्थिति। तो यूएनएससी की अहम बैठक हुई और इस अहम बैठक में अगर हम देखें तो ईरान पर अमेरिकी हमलों पर यह आपात बैठक हुई है। अमेरिका की तरफ से जो हमले हाल ही में किए गए हैं, जिसमें साफ तौर पर रूस, चीन, पाकिस्तान ने युद्ध विराम का जो प्रस्ताव है, जो मसौदा है, वो इस वक्त वहां पर रखा है। इसके साथ ही अमेरिका पर कई देश बरसते हुए भी नजर आए हैं, गुस्से में नजर आए हैं, और साथ ही अब अमेरिका जो है वो खुद को बचाव करने में नजर आ रहा है, खुद को बचाता हुआ। इसके साथ ही आपको बता दें कि यूएन प्रमुख ने सीधे तौर पर चार्टर फॉलो करने की भी सलाह दी है कि जो चार्टर है आप उसको फॉलो कीजिए, ये बात कही गई। लेकिन इसके साथ ही आखिर यूएन प्रमुख की तरफ से और बाकी तमाम जो देश हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। सीधे तौर पर आपको बता दें कि यूएन प्रमुख ने साफ तौर पर कहा है कि हमलों से हालात खतरनाक मोड़ पर है, तो वहीं यूएन प्रमुख की तरफ से ये बात कही गई। इसके साथ ही रशिया की तरफ से कहा गया है कि हमले की तुलना 2003 इराक युद्ध से की गई है उनकी तरफ से। चीन ने कहा है इन हमलों को लेकर कि शांति बातचीत से आती है, बम से नहीं। तो वहीं अमेरिका ने यूएनएससी की इस बैठक में कहा कि अब निर्णायक कदम का वक्त आ गया है। इसके साथ ही इजराइल ने कहा है कि अमेरिका को इजराइल ने साफ तौर पर आखिरी रक्षक ईरान बताया है। ये बात उनकी तरफ से कही कि आखिरी रक्षक है, और साथ ही ईरान ने कहा है कि ये खुला और अवैध हमला है। तो ये अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, ईरान की तरफ से भी आई। लेकिन इसके साथ ही ब्रिटेन ने साफ तौर पर ब्रिटेन की तरफ से भी कहा गया कि सैन्य एक्शन समाधान नहीं है, बल्कि डिप्लोमेसी ही रास्ता है। तो इस दौरान अगर हम देखें तो यूएनएससी में अलग अलग देश जो है अलग अलग बातें नजर आ रही हैं। कुछ देश अमेरिका का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कुछ देश अमेरिका के कड़ी निंदा भी कर रहे हैं। सीधे तौर पर इजराइल की अगर हम बात करें तो ट्रंप का ऐतिहासिक कदम उन्होंने बताया। ब्रिटेन की तरफ से कहा गया कि ईरान परमाणु हथियार ना बनाए, अमेरिका का कदम सही है।
तो ये सब चीजें जो है वो समर्थन में कहीं ना कहीं नजर आ रही है। इसके साथ ही ईयू के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि ईरान बम ना बनाए, वार्ता जरूरी है। ये बात ईयू अध्यक्ष की तरफ से कही गई। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अखिलेश इस वक्त लगातार बने हुए हैं। अखिलेश, सीधे तौर पर यूएनएससी में जो ये अहम बैठक हुई है, तत्काल इस बैठक को बुलाया गया, लेकिन इसमें सीधे तौर पर रूस और चीन जो है वो एकजुट होते हुए नजर आए और अमेरिका की कड़ी निंदा करती है। देखिए, यूएनएससी की इस बैठक के परिणाम बिल्कुल अपेक्षित थे, क्योंकि यह माना जाता है कि यूएनएससी में कोई भी बहस जब होती है तो बहस तो हो जाती है, सारे लोग अपनी अपनी भड़ास निकाल लेते हैं, अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर देते हैं, लेकिन यूएनएससी जिस तरीके से विभाजित है आज की तारीख में, आपने देखा कि रूस यूक्रेन के मुद्दे पे यूएनएससी विभाजित था। यूएनएससी ने कोई रिजोल्यूशन तक नहीं ला पाए। उसी तरह से जो ये अभी ईरान और इजराइल का मसला है, इस पे भी यूएनएससी हमेशा विभाजित रही है। और आज की जो ताजा स्थिति जो है उसमें यह है कि पूरा यूरोप के देश और अमेरिका, उसमें तीनों एक साथ है, और उसके बाद रूस और चीन एक साथ है। तो निश्चित तौर पे एक बहुत ही परीक्षा की घड़ी नहीं है। यूएनएससी कई बार परीक्षा दे चुका है और यूएनएससी उस परीक्षा में फेल कर चुका है, क्योंकि इसीलिए भारत लगातार इस बात को कहता रहा है कि यूएनएससी जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की स्थिति जो थी उसका केवल प्रतिनिधित्व करता था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो मल्टीपोलर वर्ल्ड बना, जिस वर्ल्ड में साउथ, ग्लोबल साउथ के जो कई बड़े देश, कई महत्वपूर्ण देश खड़े हुए और जो न्याय की बात करते हैं, इंटरनेशनलिज्म की बात करते हैं, उन लोगों को शामिल नहीं करके यूएनएससी महज 5 जो परमानेंट 5 है, उन 5 देशों के बीच की जो शक्ति परीक्षा है, उन 5 देशों के बीच का जो लॉबिंग है, उसी की जगह बनकर रह गया है। इसलिए तू मैं हुई यूएनएससी में, लेकिन न तो ईरान को कोई राहत मिलेगी, ना जी ईरान के बम के मसले पे कोई नहीं उसमें निष्कर्ष निकाला जाएगा, नहीं इजराइल और फलस्तीन का मामला है उस पे कोई नतीजा निकलेगा। तो निश्चित तौर पे यूएनएससी का जो बैठक हुई, इस बैठक से बहुत ज्यादा अपेक्षा न थी। बिल्कुल, यानी कि सीधे तौर पर हम देखें तो ये बैठक जो है वो बेनतीजा रही है, कोई खास नतीजे इससे निकलकर सामने नहीं आए हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश। इसी के साथ अब अगले उस पर नजर डालते हैं, जहां आपको बता दें कि ईरान और इजराइल के बीच जारी इस जंग में भारत सरकार ने अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन सिंधु नाम से एक विशेष अभियान भी चला रही है, जिससे देश भर में परिवारों को राहत और भरोसा भी मिल रहा है। और अभी तक की अगर हम बात करें तो ईरान से 1700 से ज्यादा भारतीयों को स्वदेश वापस लाया जा चुका है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऑपरेशन सिंधु पर लेटेस्ट अपडेट। तो ईरान से भारतीयों की सुरक्षित वापसी, जहां आपको बता दें कि 1713 भारतीय इस वक्त वापस लौटे हैं। स्वदेश वापसी इन सभी की हुई है भारत सरकार की तरफ से। ऑपरेशन सिंधु के जरिए इन सभी को स्वदेश लाया गया है और तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही अभी हाल ही में अगर हम देखें 285 भारतीय हाल ही में नई दिल्ली पहुंचे हैं सुरक्षित, और आकर के भारत सरकार का आभार भी उन्होंने जताया है। लेकिन इसके साथ ही भारत की निर्णायक कूटनीति का ये सीधे तौर पर एक उदाहरण नजर आया। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है, ये भारत सरकार ने एक बार फिर से बताया। और साथ ही वहां पर जो लोग अब भारत आ रहे हैं उन्होंने सीधे तौर पर कहा, विदेश मंत्रालय का शुक्रिया करते हुए नजर आए। लेकिन इसके साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी हालांकि पहले ही विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी किए जा चुके हैं, जिनके जरिए जो लोग ईरान में रहते हैं वो सीधे तौर पर भारतीय दूतावास से संपर्क भी साध सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो अलग अलग चीजें भी नजर आ रही हैं। ऑपरेशन सिंधु की ये तो बात रही, जहां टोल फ्री नंबर इस वक्त जारी किए गए हैं, लेकिन इसके साथ ही इस बढ़ते तनाव के बीच में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि नागरिकों को किसी तरह की चिंता करने की कोई आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आइए आपको सुनाते हैं। We had diversified the sources of supply, and out of the 5.5 million barrels of crude oil that India consumes daily, about 1.5 and 2 million only come through the Straits of Hormuz. We import roughly 4 million barrels through other routes, and our companies, the oil marketing companies, have enough stocks. Most of them have stocks up to 3 weeks. One of them has in fact 25 days stocks. And we are also confident that we can increase the supply of crude through other routes should the situation so warrant. We are in touch with all possible actors in this, the supply routes, etc. And I believe that there is no cause for any alarm on this score.
तो ये हरदीप सिंह पुरी थे। और लेकिन सीधे तौर पर अगर हम देखें तो ऑपरेशन सिंधु इस वक्त लगातार जारी है, जिसके जरिए लगातार भारतीय नागरिकों को ईरान से वापस स्वदेश लाया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल बैरिस्टर जुड़े हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। विशाल, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है आपके पास में ऑपरेशन सिंधु को लेकर? देखिए कृतिका, जो ऑपरेशन सिंधु है वो अभी जारी है और आज भी 2 फ्लाइट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और दोनों फ्लाइट्स जो है एक 4 बजे बाद और एक करीब रात को 11 बजे बाद एक्सपेक्टेड है लैंड करने के लिए। और जैसे कि आप जानते हैं कि ऑपरेशन सिंधु बहुत क्रिटिकल है भारत के लिए और भारत के कूटनीतिक जीत भी है, क्योंकि ऑपरेशन गंगा के बाद ये हमारा मोदी सरकार का दूसरा सफल ऑपरेशन है और जिसके तहत 1713 लोगों को इवैक्यूएट किया जा चुका है ईरान के मार्शल से। और मैं आपको ये भी बता दूं कि करीब 260 लोगों को इजराइल से भी इवैक्यूएट किया जाएगा। तो ये एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री है इंडिया की, क्योंकि जब इवैक्यूएशन होता है तो उसमें जान और माल का खतरा बना रहता है और ऐसे में जब लड़ाई जारी है, ऐसे में इवैक्यूएट कराकर सेफली लाना ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज तो होता ही है, लेकिन सक्सेसफुली उसको कर देना ये एक बहुत बड़ी हमारी सफलता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़े हुए। तो सीधे तौर पर एक बड़ी रणनीतिक सफलता भारत की ये नजर आई ऑपरेशन सिंधु के जरिए। नजर इस खबर पर लगातार बनी रहेगी, साथ ही नजर ईरान और इजराइल की इस जंग पर भी बनी रहेगी। लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। दोपहर 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।